हेलो, मेरा नाम सनी है। जो भी इस चैनल पे मुझे पहले से देखते हो तो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं डोडा से हूँ और मैंने मास्टर्स हिस्ट्री में करी है और मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सिविल सर्विसेज का जो पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, तो वो टफ़ होता है, नो डाउट। बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स के, क्योंकि वहाँ पे आप तुक्का मार के कुछ भी करके आप सॉल्व कर सकते हो उनको। बट सिविल सर्विस में क्या होता है कि आपको चारों ही ऑप्शंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको 3 याद आ रहे हैं, चौथा नाम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जैसे मान लो पिछले वाले एग्ज़ाम में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर पूछा था। एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट वाला जो बोल रहा हूँ कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ईज़ी था, जेकेएसएसबी वाले भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे भी इश्यू क्या है कि वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इन 4-5 ऑप्शन होंगे या 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से बताओ कौन सा है, कौन सा नहीं। तो आपको चारों ही नाम याद होने चाहिए, चारों ही पता होने चाहिए। जबकि जेकेएसएसबी में आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा है, तो एक नाम भी आपको याद है तो आप उसको कर सकते हो, बाकी क्योंकि गलत होते हैं। बट इसमें क्या होगा कि चारों हो सकता है कि चारों ही वहाँ पे ठीक दिए हों ऑप्शन, एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, ओनली 1 फॉलोज़ होंगे, 2 फॉलोज़, कुछ भी ऐसा करके। तो वो तो चलो आप कर लोगे वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कर लोगे आप, आज की आपने जेकेएसएसबी के लिए पढ़ा हो, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लोगे, ट्रिक्स वगैरह पेपर की एनालिसिस करके या कुछ भी करके आप उसको सॉल्व कर लोगे। बट असली कंपटीशन या असली जो बैटल है वो मेंस में है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, आपके पास सब कुछ है, बट आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा। आपको पता ही नहीं है कि लिखना कैसे है, आपको पता ही नहीं है कि मैं लिख पाऊँगा भी या नहीं पाऊँगा 20 क्वेश्चन 3 घंटों में। और वो 20 क्वेश्चन कोई कॉलेज या मास्टर्स के एग्ज़ाम के नहीं है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया और आपको आ गया और आपने लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाएगा। आपको पहले सोचने में टाइम लग जाएगा कि मैं इसको क्या लिखूँगा, या पहले आपको समझने में, क्वेश्चन को ही समझने में टाइम लग जाएगा 2 से 4 मिनट, जबकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ़ आपको लिखने के लिए आपको सिर्फ़ 7 मिनट चाहिए होते हैं। आप उसमें सोचोगे कब और लिखोगे कब? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम हो जाता है मेंस का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो जहाँ तक ये वीडियो बनाने का सवाल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो अब इस फील्ड में हूँ और मैं ये सीख रहा हूँ। इस फील्ड में आके जब मैं बिल्कुल मिड ऑफ दिस बैटल कह सकते हैं हूँ, तो अगर आप बिगिनर्स हो या अगर आपने पढ़ा हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो 2025 का, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से ही आंसर राइटिंग शुरू करो। कम से कम एक क्वेश्चन लिखो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पे आंसर्स लिखो। और ये तो सब बोलेंगे आपको, बट ये वीडियो बनाने का मतलब और मकसद ये है कि कुछ वैल्यू एडिशन मैं अपनी ओर से करूँगा कि जब भी आप आंसर लिखो, जनरलाइज्ड मैनर में मत लिखो कि हाँ मतलब अशोका था, उसने ये धमा की पॉलिसी फैलाई वगैरह वगैरह। नहीं, उसमें आपको हिस्टोरियोग्राफी डालनी पड़ेगी, उसके फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, डेटा डालना पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके आंसर को बाकी आंसर से डिफरेंट बनाएगा वो है एग्जाम्पल्स। मान लो आपने बोला कि अशोका ने जो है धम्मा पॉलिसी से क्या कहते हैं वहाँ के आसपास के जो जितने भी राजाओं की किंगडम्स थी उनमें शांति फैलाई या शांति का मैसेज दिया, तो वो तो दिया, वो सबको पता है। बट कौन से एडिक्ट में, कौन से राइटर ने, हिस्टोरियन ने टू बी प्रिसाइज, वो कहा है, वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेंगे, वरना आप मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले सिलेबस की एनालिसिस करनी है, उसको देखना पड़ेगा कि मुझे किस डेप्थ में जाना है। फिर पहले सिलेबस आप देख लोगे कि कहाँ पे कितना सा कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद आप जाओगे पेपर्स पे। कम से कम 2013 से 24 तक के पेपर आप देखोगे, उसमें आप देखोगे अब जो आएगा हमारा पेपर जो होगा वो वाले पेपर 2024 तक, क्योंकि आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 2025 में पेपर देना है, तो आप उनको एनालाइज करोगे कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
उस टॉपिक को करना ही करना है। ठीक है, एक थीम होती है एग्जामिनर की जो जो सेट करता है वो पेपर, उसकी उसने एक थीम सोच के रखी होती है कि मुझे इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पूछने हैं, थियोरेटिकली पूछने हैं, क्योंकि उनकी डिमांड होती है कि वो चाहते हैं आपसे ये चीज़ निकालना। अगर आप वो नहीं दे पाए, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एट द एंड, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी इंट्रोडक्शन और आपकी कंक्लूजन। आप बोलोगे हाँ भैया यहाँ सनी हमें तो पता है ये चीज़, आप क्या बोल रहे हो, मुझे भी पता है। पर जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है तो आप उसको नहीं कर पाते। मैंने टेस्ट दिया जीएस का, GS1 का मैंने टेस्ट दिया, GS2 का मैंने अभी देना है, बट GS1 का दिया। क्योंकि GS1 में क्या होगा कि अलग अलग पेपर होंगे, जैसे सोसाइटी का अलग से पेपर होगा, एंशिएंट का अलग से पेपर होगा, ज्योग्राफी का अलग से पेपर होगा। तो वैसे ही जब मैंने पहला पेपर दिया उसमें सोसाइटी का, तो मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाया, और उन 10 क्वेश्चंस में भी 20 में से 10 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन? क्यों? क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग की नहीं उतनी, और दूसरा मुझे ये सब चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ अब पता चल रही है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कोई गाइडेंस नहीं, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है, कोई बोलने वाला नहीं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं तो सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पीछे पड़ा था, बस ये निकल जाए फिर तो मैं मेंस निकाल ही लूँगा, मेरे पास इतना नॉलेज होगा। बट नॉलेज यहाँ पे मायने नहीं रखता। 110% में ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि नॉलेज मेंस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन, आप इंट्रो क्या लिख रहे हो, आप कंक्लूजन क्या लिख रहे हो, ये चीज़ें मायने रखेंगी, और आपको उस पर ही काम करना पड़ेगा। और टाइमली जो भी मुझे पता होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा आगे जब मेरे पास टाइम होगा। अभी मुझे लगा कि ये चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे खुद तक चीज़ें मतलब रखना पसंद नहीं है। मुझे ये, अगर मैं कुछ नई चीज़ जानता हूँ या कुछ नई चीज़ सीखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि किसी और को भी वो पता चले। अगर मैं नहीं कर पाया तो चलो कोई और ही कर ले, ताकि वो ये ना बोल पाए कि यार मेरे को किसी ने नहीं बताया। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ें पता ही नहीं थी, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। सब जो है अपने अपने में ही, या अपनों को ही कह लो, ऐसा कह सकते हैं। तो एज आ छोटा भाई या एज आ बड़ा भाई, कुछ भी कह लो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा था कि मैं आपको वो चीज़ें बता दूं जो मुझे पता चल रही। और हाँ, और ये है कि आप इसके लिए, मेंस के लिए साइनॉप्सिस भी देख सकते हो करंट अफेयर के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर इतना ज़्यादा वास्ट है और आपको करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन स्टैटिक से सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है, बाकी सब करंट से चीज़ें डालोगे, क्योंकि एग्जाम्पल डालनी है, कुछ और डालना है तो आप करंट से ही डालोगे। क्योंकि स्टैटिक में तो स्टैटिक वाली, हाँ, सिर्फ हिस्ट्री वगैरह जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, वहाँ से तो चलेगा। बट जो डायनेमिक है, जैसे सोसाइटी, IR, एथिक्स, इन सब चीज़ों में आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होगी। और जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही हैं, जो करंट में चीज़ें हैं, वो आपको लिखनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि विजन IAS ना पढ़ के, क्योंकि बहुत बल्कि है, बल्कि तो साइनॉप्सिस भी है। बट विजन IAS का क्या होगा कि विजन IAS का आंसर फॉर्मेट जो दिया होता है वो तो ठीक है, बट उसमें उसी में साथ में उन्होंने न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी दिए होते हैं, 4-4, 5-5 पेजेस के। तो मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू साइनॉप्सिस। अब अपनी अपनी चॉइस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको फॉलो करो, बट मुझे लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को ये हेल्प कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं आपको भी ये बता दूँ। और बाकी चलो आगे देखते हैं, जो मैं हर दिन नई चीज़ सीखता रहूँगा टेस्ट में, या और भी जो मुझे जानने को मिलेगा इस जर्नी में, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे पाओगे। बाद में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी। तो बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।